हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जेके एग्ज़ाम क्रैकर। और हम कंटिन्यू करेंगे अपनी सीरीज़। हमने स्टार्ट किए थे हेल्थ एंड डिजीज़ेज़ के एमसीक्यूज़, तो अब आज हम उनको कंटिन्यू करेंगे। उसके अलावा जो कोई भी मॉक टेस्ट ज्वाइन करना चाहता है वो प्लीज़ हमारी ऐप जेके एग्ज़ाम क्रैकर डाउनलोड कर लीजिए, और कोई भी क्वेरी हो आपको इसके रिलेटेड आप यहाँ पर इन नंबर्स पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलो आज के हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर यहाँ पर बेबी है, ब्लू बेबी सिंड्रोम। ठीक है, इसमें से पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो ब्लू बेबी सिंड्रोम के लिए रिस्पॉन्सिबल है। देखो, ब्लू बेबी सिंड्रोम क्या होता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम में क्या होता है कि जो एक बेबी की बॉडी होती है वो ब्लू होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, मतलब उसकी बॉडी पे नील पड़ने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये नील मतलब उसकी बॉडी जो होती है वो ब्लू कैसे होने लगती है? क्या वो फ्लोराइड कंटेंट की वजह से होती है, नाइट्रेट की कंटेंट की वजह से होती है, आर्सेनिक या लेड? देखो, फ्लोराइड हमने देखा था, हमने पिछले जितने भी लेक्चर्स किए थे हमने देखा था कि फ्लोराइड का कंटेंट अगर बॉडी में ज़्यादा हो जाए तो उससे क्या होता है, जो हमारे टूथ एनिमल है उन पर इफेक्ट पड़ता है, वो ख़राब होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो नाइट्रेट एक ऐसा है कि नाइट्रेट की कंसंट्रेशन अगर बेबी की बॉडी में ज़्यादा हो जाए तो जो ऑक्सीजन सप्लाई हो रही होती है हमारे बॉडी में वेरियस पार्ट्स में, वो होना क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जब ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो जाती है तो उसकी वजह से क्या होता है, जो बॉडी होती है वो ब्लू होना टर्न स्टार्ट हो जाती है। तो किसकी वजह से होता है? वो नाइट्रेट की कंसंट्रेशन अगर बॉडी में ज़्यादा हो जाए तो उसकी वजह से होती है। तो ब्लू बेबी सिंड्रोम जो है वो नाइट्रेट की कंसंट्रेशन अगर बॉडी में ज़्यादा हो तो उसकी वजह से होती है। बाकी आर्सेनिक आपको पता है वाटर कंटेंट है, इससे हमें कैंसर होता है, और लेड भी जो है वो पॉइजन है, उसकी वजह से भी हमें फेटल डिजीजेस हो सकती है। लेकिन जो ब्लू बेबी सिंड्रोम की बात की जा रही है, तो ब्लू बेबी सिंड्रोम जो है वो किसके कौन रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए? नाइट्रेट रिस्पॉन्सिबल है। क्यों? क्योंकि उससे क्या होता है, नाइट्रेट की कंसंट्रेशन से हमारी बॉडी में प्रॉपरली ब्लड फ्लो नहीं कर पाता है। ठीक है, सो द आंसर विल बी नाइट्रेट। क्लियर? Now we'll move on to the next question. What causes the mottling of the dental enamel? देखो, ये अभी हमने ऊपर भी बात की और हमने पिछले लेक्चर्स में भी काफ़ी बार ये क्वेश्चन आया है कि कौन सा है ऐसा जिसकी वजह से हमारे जो डेंटल एनामल है उसकी मॉटलिंग हो जाती है। क्या हाई लेवल ऑफ क्लोरीन अगर वाटर में हो तो हमारे दांत खराब हो जाते हैं, नाइट्रेट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो तो ख़राब हो जाते हैं, फ्लोराइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो तो ख़राब हो जाते हैं, या कैल्शियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो। तो ये हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था कि टूथ एनामल जो मॉटलिंग है उनकी वो किसकी वजह से होती है? अगर हमारी डाइट में ज़्यादा फ्लोराइड कंटेंट हो तो हमारे दांत खराब होने के चांसेस होते हैं। तो इसका आंसर रहेगा हाई लेवल्स ऑफ फ्लोराइड इन द वाटर। ठीक है, अगर हाई लेवल हो फ्लोराइड का वाटर में तो हमारे दांत क्या हो जाते हैं? खराब हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड थ्रू द वाउंड और इंजरी और सरफेस ऑफ अनस्टरलाइज्ड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट? अब बोल रहे हैं इनमें से ऐसी कौन सी डिजीज़ है जो किसकी वजह से, मतलब किसी को जख्म हो जाए, कोई इंजरी हो जाए और उसमें हम अनस्टरलाइज, जो हमने स्टरलाइज नहीं किए हो इंस्ट्रूमेंट्स, अगर हम वो यूज़ कर ले तो उससे इन्फेक्शन हो जाती है। तो ऐसा कौन सा डिजीज़ है जो इसकी वजह से होती है? ठीक है, यहाँ पर बोला गया है कि पहली डिजीज़ यहाँ पर बोली गई है कालाअज़र। ठीक है, कालाअज़र में क्या है? कालाअज़र मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये कौन सी है, ये हेलमिंथिक डिजीज़ है, यानी इसको ये प्रोटोजोन डिजीज़ है, इसको प्रोटोजोआ कॉज करता है। कालाअज़र कौन कॉज करता है? इट इज कॉज बाय द सैंड फ्लाई। ठीक है, इसको लीशमानियासिस भी बोलते हैं। कैनक्रॉइड जो है ये एक बैक्टीरिया की वजह से कॉज होती है जिसका नाम है हीमोफिलस ड्यूक्राई। कैनक्रॉइड जो है ये बैक्टीरिया कॉज करता है जिसका नाम है हीमोफिलस ड्यूक्राई। ठीक है, डिप्थेरिया जो है ये हमारे नेज़ल, नोज, थ्रॉट, इन सब एरियाज को इफेक्ट करती है। ये भी एक बैक्टीरिया कॉज करता है जिसका नाम है कॉरिन बैक्टीरियम डिप्थेरियाए। ठीक है, क्या है? कॉरिन बैक्टीरियम डिप्थेरियाए। ठीक है, और लास्ट है टेटनस। टेटनस आपको पता है कि एक ऐसी वायरल इन्फेक्शन है, मतलब कॉज इसको बैक्टीरिया करता है, लेकिन ये ऐसी इन्फेक्शन है कि अगर हम इसको उसी टाइम वैक्सीन लगा के प्रिवेंट कर लें तो ये ठीक हो सकती है, लेकिन अगर बाद में ये अगर फैल जाए बॉडी में तो इसका कोई क्योर नहीं है। तो टेटनस जो है इसको कौन कॉज करता है? टेटनस को जो बैक्टीरिया कॉज करता है वो होता है क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई। ठीक है, कौन सा है? क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई जो है वो टेटनस को कॉज करता है। तो अब क्या होता है कि अगर हम अनस्टरलाइज्ड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करें एक दूसरे के साथ तो उससे कौन सी इन्फेक्शन होती है? टेटनस होती है। ठीक है, क्योंकि ये क्या करता है, ये इन्फेक्शन कॉज कर देता है। जब हम अपने इंस्ट्रूमेंट्स को स्टरलाइज नहीं करेंगे तो उससे किस डिजीज़ का रहता है खतरा? टेटनस का खतरा रहता है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? टेटनस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वैक्सीनेशन इज अवेलेबल अगेंस्ट ऑल ऑफ द फॉलोइंग डिजीज एक्सेप्ट, कह रहा है कि वैक्सीनेशन जो है हर एक डिजीज के लिए प्रेजेंट है, लेकिन किसके लिए नहीं है। देखो येलो फीवर के लिए वैक्सीन अवेलेबल है, टाइफाइड फीवर के लिए वैक्सीन अवेलेबल है, मलेरिया के लिए या हेपेटाइटिस बी के लिए। देखो येलो फीवर, टाइफाइड और हेपेटाइटिस बी, इन सब के लिए वैक्सीन अवेलेबल है, यानी कि अगर आपको कभी ये प्रॉब्लम हो जाती है, डिजीजेस हो जाती हैं, तो वैक्सीन अवेलेबल है, आप उसको वैक्सीन लगाओगे तो आप ठीक हो सकते हो। लेकिन मलेरिया एक ऐसी डिजीज़ है, इसके लिए कोई भी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। हमने देखा था लास्ट लेक्चर में, क्विनिन जो ड्रग है, जो बार्क ऑफ द सिंचोना ट्री से लिया जाता है, वो हम किसके लिए यूज़ करते हैं, दैट इज इफेक्टिव इन ट्रीटिंग मलेरिया। कौन सा था, क्विनिन, ठीक है। तो इसके लिए वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, किसके लिए अवेलेबल नहीं है, मलेरिया के लिए वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ ब्लड कैरी आउट द फंक्शन ऑफ बॉडी डिफेंस। अब यहाँ पर पूछा गया कि बॉडी में डिफेंस का फंक्शन कौन परफॉर्म करता है। डिफेंस यानी कि अगर आपकी बॉडी में कोई फॉरेन पार्टिकल आ रहा है, सपोज कोई एंटीजन आ रहा है, तो आपकी बॉडी क्या करती है, आपकी बॉडी एंटीबॉडीज बनाना स्टार्ट करती है, सो दैट कि वो जो इन्फेक्शन, जो भी इन्वेडर आपकी बॉडी में आ रहा है, उसको फाइट कर सके और आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग कर सके और उस एंटीजन को डिस्ट्रॉय कर सके, ठीक है। तो पूछ रहा है कि कौन सा पार्ट है जो हमारी बॉडी में बॉडी डिफेंस करता है, ठीक है। क्या वो आरबीसीज है। देखो आरबीसीज का काम हमारी बॉडी में क्या होता है, इसका काम होता है कि जो ब्लड है हमारा, उसको लंग्स से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में पहुंचाना, ठीक है। तो उनका काम डिफेंस का नहीं है। नेक्स्ट है वाइट ब्लड सेल्स, इनको हमारी बॉडी में सोल्जर सेल्स भी बोला जाता है, ठीक है। अब जो सोल्जर सेल्स ही जिनका नाम है, दैट मीन्स वही फाइट के लिए मतलब करेंगे, इन्फेक्शन कॉज करेंगे, इन्फेक्शन को बचाएंगे, डिफेंस का काम करेंगे। तो वो कौन से होते हैं, हमारे वाइट ब्लड सेल्स। तो प्लेटलेट्स क्या होते हैं, प्लेटलेट्स जो होते हैं हमारी बॉडी में, वो हमारे को ब्लीडिंग रोकने में हेल्प करते हैं, ठीक है। और हेमोग्लोबिन तो आपको पता ही है कि HB, इट इज अ फॉर्म ऑफ ब्लड। तो हमारी बॉडी में डिफेंस का काम कौन करते हैं, हमारी बॉडी में डिफेंस का काम कौन से करते हैं, वाइट ब्लड सेल्स करते हैं, ठीक है। वाइट ब्लड सेल्स क्या करते हैं, हमारी बॉडी में वेरियस काइंड्स ऑफ वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, हम आगे भी क्वेश्चंस में पढ़ेंगे, जैसे ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं, मोनोसाइट्स होते हैं, लिम्फोसाइट्स होते हैं। इन सब का अपना अपना एक अलग अलग काम होता है, लेकिन इन सब का काम क्या होता है कि ये डिफेंस का काम करते हैं, जितनी भी इन्फेक्शन होती है उसके अगेंस्ट फाइट करते हैं, ठीक है। इनको सोल्जर सेल्स भी बोला जाता है। तो डिफेंस का काम कौन करते हैं, वाइट ब्लड सेल्स करते हैं, जिनको WBCs भी बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ब्रेक बोन फीवर मोस्ट कॉमनली नोन एज, ठीक है। ब्रेक बोन फीवर को मोस्ट कॉमनली क्या बोला जाता है, ब्रेक बोन फीवर को मोस्टली बोला जाता है डेंगी, ठीक है। डेंगी का एक और नाम है जिसको बोला जाता है ब्रेक बोन फीवर, यानी कि हड्डी तोड़ बुखार जिसमें होता है, वो कौन से में होता है, डेंगी में होता है। अगर बात की जाए टाइफाइड की, तो टाइफाइड को एंटेरिक फीवर बोला जाता है, ठीक है। टाइफाइड को क्या बोला जाता है, एंटेरिक फीवर बोला जाता है। राइनेटिस को बोला जाता है हे फीवर, ठीक है। राइनेटिस को क्या बोला जाता है, हे फीवर। ये येलो फीवर इज ऑल्सो नोन बाय डिफरेंट नेम्स, दैट इज येलो जैक। तो लेकिन हमें यहाँ पर किसके बारे में पूछा गया, हमें पूछा गया ब्रेक बोन फीवर के लिए। तो ब्रेक बोन फीवर किसको बोला जाता है, डेंगी को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है after diagnosis of disease in a person, the doctor advises the patient iron and folic acid tablet the person is suffering from। कह रहा है कि जब एक पर्टिकुलर डिजीज़ की डायग्नोसिस हो जाती है आपकी बॉडी में, उसके बाद क्या है, डॉक्टर ने उसको बोला कि आपको क्या लेना है, पेशेंट को बोला आयरन और फॉलिक एसिड अपनी डाइट में ज़्यादा लेना है। तो इससे आपको क्या पता चलेगा कि पर्सन को किस चीज़ की कमी है, ठीक है। तो किससे वो जूझ रहा है, मतलब उसको क्या प्रॉब्लम है। तो हमें पता है कि जब हमें आयरन और फॉलिक एसिड दिया जाता है, मतलब हमारी बॉडी में क्या होता है, ब्लड की कमी होती है, और ब्लड की कमी को क्या बोला जाता है, अनीमिया बोला जाता है। तो मतलब इससे हमें साफ पता चलता है कि जो पर्सन होगा ही इज सफरिंग फ्रॉम अनीमिया। ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है, ऑस्टियोपोरोसिस इज द कंडीशन एंड इट इज़ ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। इसमें क्या होता है, हड्डियाँ खोखली हो जाती हैं। जैसे रिकेट्स जो मैंने आपको बोला था कि वो छोटे बच्चों में होती है विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से, वैसे ही बड़ों में क्या होती है, ऑस्टियोमलेशिया होती है विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से। जो बड़ों में डेफिशिएंसी अगर विटामिन डी की हो तो उनमें जो डिजीज़ होती है उसको ऑस्टियोमलेशिया बोलते हैं। और अगर हमारी बॉडी में कैल्शियम की बहुत ज़्यादा कमी हो तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस। और गोइटर तो आपको पता ही है कि अगर हमारी बॉडी में आयोडीन की कमी हो तो हमें क्या हो जाता है, गोइटर हो जाता है। और गोइटर कहाँ पर होता है, थायराइड ग्लैंड में होता है। और प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, आपको पता है कि प्रोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से जो डिजीजेज होती है उनको प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन
न्यूट्रिशन बोलते हैं। लेकिन हमें यहाँ पर बोला गया कि पर्सन किससे सफ़र कर रहा है, मतलब अगर उसकी बॉडी में आयरन और फॉलिक एसिड नहीं है तो उसकी बॉडी में किसकी कमी है, ही इज सफरिंग फ्रॉम अनीमिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है What may cause a person's ear to get hurt during take off or landing of an aircraft? यहाँ पर पूछा गया है कि जब एक पर्सन ट्रेवल कर रहा होता है या तो वो लैंडिंग के टाइम पर या टेक ऑफ के टाइम पर एयरप्लेन में, तो उसके एयर में क्या ऐसा आता है कि वो हर्ट होती है, मतलब कान में ऐसी कौन सी प्रॉब्लम दिक्कत करती है। ठीक है, क्या उससे क्या होती है, स्ट्रेचिंग ऑफ द टिम्पैनिक, डैमेज टू द मिडल ईयर ऑसिकल्स, वाइब्रेशन इन द बोनी लेब्रिंथ्स ऑफ द इनर ईयर, या इंक्रीज इम्पल्सेस टू द कॉक्लिया। देखो क्या होता है, जब हम टेक ऑफ करने लगते हैं या लैंडिंग करने लगते हैं तो यूजुअली क्या होता है, हमारे जो आउटर ईयर का प्रेशर होता है, मतलब मिडल ईयर का प्रेशर होता है, और जो हमारे एनवायरमेंटल का प्रेशर होता है वो इम्बैलेंस हो जाता है। ठीक है, मतलब बाहर का प्रेशर और यहाँ का बैलेंस मतलब अनइक्वल बैलेंस हमारे कानों में क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे कान बंद हो जाते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम आप लोगों ने शायद ये एक्सपीरियंस किया होगा, इवन कि जब हम यहाँ से हिली एरियाज़ में भी जाते हैं, वेदर वी आर इन अ कार, तब भी ऐसा होता है कि जब हम हायर रीचेस में पहुंचते हैं, हाई ऑल्टीट्यूड वाले रीजन्स में पहुंचते हैं, तो वहाँ पर जाकर हमारे कान बंद हो जाते हैं। वो कान इसलिए बंद होते हैं क्यों, क्योंकि हमारे जो आउटर ईयर और मिडल ईयर को सेपरेट करने की जो लेयर होती है, दैट इज़ द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, वो क्या होती है, उसमें अनइक्वल प्रेशर क्रिएट हो जाता है, उसमें इम्बैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से ये जो हमारे कानों में प्रॉब्लम आती है। तो क्या होता है, हमारी जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की स्ट्रेचिंग की वजह से ये होता है। अब ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो है ये हमारे ईयर ड्रम को भी बोला जाता है। ठीक है, तो क्या होता है, हमारे ईयर ड्रम में जब प्रॉब्लम होती है उस केस में हमारे को क्या होता है, ये प्रॉब्लम होना स्टार्ट होती है। और ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन क्या करती है, हमारे आउटर ईयर को हमारे मिडल ईयर से सेपरेट करती है। ठीक है, ये हमारे आउटर ईयर को मिडल ईयर से भी सेपरेट करती है। इसी टिम्पैनिक को मेम्ब्रेन को ईयर ड्रम भी कहा जाता है। बाकी यहाँ पर मिडल ईयर ऑसिकल्स की बात है तो मिडल ईयर तक इसका कोई इफेक्ट जाता ही नहीं है। बोनी लेब्रिंथ्स, ये जो लेब्रिंथ्स होते हैं इनर ईयर में प्रेजेंट होते हैं, यहाँ तक भी इसका कोई इफेक्ट नहीं जाता है, इसलिए यहाँ पर भी इसका कोई रोल नहीं रहेगा। और इंक्रीज्ड इम्पल्सेस टू द कॉक्लिया, कॉक्लिया क्या होती है, हमारे इनर ईयर के अंदर एक हॉलो बोन होती है, उसके ऊपर भी इसका कोई इफेक्ट नहीं जाता। इसका इफेक्ट होता ही कहाँ पर है, ईयर हर्ट ही कैसे होते हैं, हमारी जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है वो स्ट्रेच हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे कान क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। ठीक है, तो आंसर इसका क्या रहेगा, स्ट्रेचिंग ऑफ द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉप्सी इज अ डिजीज कॉज ड्यू टू एडल्ट्रेशन इन। देखो एडल्ट्रेशन क्या होता है, एडल्ट्रेशन एक ऐसा मतलब प्रोसेस हो गया जिसमें आप ना किसी सब्सटेंस की क्वालिटी को डिग्रेड करते हो। ठीक है, मतलब उसमें ऐसे केमिकल्स डालते हो कि आप उसकी ना क्वालिटी डिग्रेड कर देते हो। ठीक है, तो ड्रॉप्सी क्या होती है, मोस्टली इसमें क्या होता है कि मैक्सिकन पॉपी सीड जो होते हैं यूजुअली उसी से क्या किया जाता है, इसको एडल्ट्रेट किया जाता है। तो वो बोल रहा है कि जो ये डिजीज़ है ड्रॉप्सी, ये किसकी वजह से होती है, इसमें क्या होता है, हमारी स्किन के अंडर क्या होता है, जैसे स्वेलिंग हो जाती है। ठीक है, तो इसको ओइडेमा भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, ओइडेमा भी बोलते हैं। तो हमारी स्किन के अंदर क्या होता है, स्वेलिंग हो जाती है एडल्ट्रेटेड फूड खाने की वजह से। तो ये ड्रॉप्सी जो डिजीज़ है ये किसकी एडल्ट्रेशन की वजह से होती है, तो ये मस्टर्ड ऑयल में अगर आप ऐसी क्वालिटीज़ डालो जो उसकी क्वालिटी को वर्स्ट कर दें, डिग्रेड कर दें, तो कौन सी डिजीज़ हो जाती है, ड्रॉप्सी हो जाती है। और इसका आंसर क्या रहेगा, मस्टर्ड ऑयल। तो मतलब ड्रॉप्सी एक ऐसी डिजीज़ है जिसमें एडल्ट्रेशन की जाती है, किसके साथ, मस्टर्ड ऑयल के साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट विटामिन आर करेक्ट। अब इसमें से आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट विटामिन के केस के लिए करेक्ट है। सबसे पहले बोला गया विटामिन सी इज एसेंशियल टू मेक कनेक्टिव टिश्यू इन बॉडी। क्या ये स्टेटमेंट सही है कि विटामिन सी जो है वो हमारी बॉडी में कनेक्टिव टिश्यू बनाने के काम आती है? यस, दिस इज राइट। विटामिन डी इज नीडेड फॉर सिंथेसिस ऑफ आई पिगमेंट। क्या विटामिन डी जो है वो आई पिगमेंट के लिए सिंथेसिस के लिए ज़रूरी है? नहीं, विटामिन डी हमने देखा था वो किसके लिए ज़रूरी थी, हमारी बोन्स के लिए थी, तो वो हमें क्या, ठीक है। नेक्स्ट है विटामिन बी हेल्प्स इन मैच्योरेशन ऑफ आरबीसीज। क्या विटामिन बी जो है वो हमारे को आरबीसीज की मैच्योरेशन में हेल्प करती है? यस, हेल्प करती है। विटामिन सी इज रिक्वायर्ड टू मेक यूज ऑफ कैल्शियम एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द यहाँ पर मिसिंग है कुछ, लेकिन यहाँ पर है विटामिन सी इज रिक्वायर्ड टू मेक यूज ऑफ कैल्शियम एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द सोर्सेज लिख सकते हो आप। ठीक है,
तो क्या है कि क्या विटामिन सी हमें किस लिए चाहिए होती है, कैल्शियम अब्जॉर्ब करने के लिए नहीं, विटामिन सी किस लिए चाहिए थी हमें, विटामिन सी इज एसेंशियल टू मेक कनेक्टिव टिश्यू इन द बॉडी, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंगली हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है, विटामिन सी इज एसेंशियल टू मेक कनेक्टिव टिश्यू इन द बॉडी, ये वाली स्टेटमेंट हमारी सही थी। विटामिन डी हमें बोल रहा है आई पिगमेंट के लिए नेसेसरी है, नहीं, ये वाली स्टेटमेंट गलत है। विटामिन बी हेल्प्स इन मैच्योरेशन ऑफ आरबीसीज, ये वाली स्टेटमेंट हमारी सही थी। और इट इज रिक्वायर्ड टू मेक कैल्शियम एब्जॉर्प्शन, ये वाली स्टेटमेंट गलत है। तो हमारी कौन सी स्टेटमेंट सही है, एक 1 सही है, एक 3 सही है। तो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन 1 and 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। विटामिन पर हमने बहुत क्वेश्चंस किए, आई होप अब आपको ये सब चीजें क्लियर हो गई होंगी। Which among the following is not a sexually transmitted disease? अब इसमें से हमें पूछा गया है इनमें से ऐसी कौन सी डिजीज है जो सेक्सुअली ट्रांसमिट नहीं होती है, ठीक है। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कौन सी नहीं होती है, देखो सिफिलिस, गोनोरिया और हेपेटाइटिस बी, ये तीनों क्या हैं, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान ये ट्रांसफर हो सकती हैं, ट्रांसमिट हो सकती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन को। लेकिन जो स्कर्वी है ये एक डेफिशिएंसी डिजीज है विच इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी, ठीक है। विटामिन सी की डेफिशिएंसी से होती है स्कर्वी, तो ये जो है ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following diseases can be transmitted from person to another person through tattooing? यहाँ पर बोला जा रहा है कि ऐसी कौन सी डिजीज़ है जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसमिट होगी टैटू के थ्रू। मतलब अगर आप टैटू बनवाते हो तो अगर आप वही वाली सिरिंज यूज़ करते हो दूसरे पर्सन में, आपने उसको स्टरलाइज नहीं किया, तो आपको क्या हो सकता है, वही डिजीज़ हो सकती है टैटूइंग के थ्रू। तो कौन सी डिजीज़ है, इसमें बोला गया कि वो चिकनगुनिया है, हेपेटाइटिस बी है या HIV एड्स है। देखो चिकनगुनिया जो होती है वो वायरल डिजीज़ है और उसको वेक्टर कौन जो है वो उसको सप्लाई करता है, ट्रांसमिट करता है, वो मस्कीटो करता है, ठीक है। लेकिन हेपेटाइटिस बी और HIV जो है ये वायरल डिजीजेस हैं और अगर आप इसमें प्रॉपर प्रोटेक्शन नहीं लोगे टैटूइंग के थ्रू, अगर आपने एक ऐसा इंसान जिसको हेपेटाइटिस बी है आपने उसको टैटू किया है तो वही सिरिंज आप दूसरे को यूज़ करोगे तो जिस दूसरे को यूज़ करोगे उसको भी हेपेटाइटिस हो जाएगा। और HIV एड्स में भी सेम केस ऐसा ही होगा तो उसको भी हो जाएगा। तो ये दोनों डिजीजेस हैं जो टैटूइंग के थ्रू एक दूसरे को स्प्रेड हो सकती हैं। तो हमें यहाँ पर करेक्ट आंसर चूज़ करना है, तो 2 and 3 विल बी द राइट आंसर, ठीक है। तो 2 and 3 क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्यों, क्योंकि हेपेटाइटिस बी और HIV एड्स टैटूइंग के थ्रू एक दूसरे को ट्रांसमिट हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्ड फ्लू इज अ डिजीज दैट अफेक्ट्स ह्यूमन बींग्स एंड स्प्रेड्स थ्रू। देखो बर्ड फ्लू जो है वो एक डिजीज है जो किसके थ्रू स्प्रेड होती है। हमें पता है कि जब बर्ड फ्लू आ जाता है हमारे यहाँ पर मोस्टली क्या होता है, जितने भी चिकन्स हैं उनको खाना बंद कर दिया जाता है, उनको डिस्पोज ऑफ करना स्टार्ट कर दिया जाता है, सो दैट कि जो ये बर्ड फ्लू जो बीमारी जो फैलती है तो ये ह्यूमंस में ना आ पाए। तो ये किसके थ्रू फैलती है, दिस इज थ्रू पोल्ट्री। पोल्ट्री में ही हमारे चिकन वगैरह आते हैं, तो उसी में क्या होता है कि बर्ड फ्लू जो होती है पोल्ट्री के थ्रू क्या करती है, स्प्रेड करती है, ठीक है। शीप, सिल्कवॉर्म, मीलवॉर्म इसमें इनका कोई रोल नहीं होता है। The vitamin which is water soluble and generally excreted in urine is, देखो ये वाला मैंने बहुत बारी डिस्कस किया है आपके साथ। फैट सॉल्युबल विटामिन, वाटर सॉल्युबल विटामिन, फैट सॉल्युबल जो होते हैं हमारी बॉडी में स्टोर होते हैं, जो वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं वो हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होते हैं, हमें उनको डेली इनटेक करना पड़ता है और हम उनको इन द फॉर्म ऑफ यूरिन जो है एक्सक्रीट करते रहते हैं। तो अब इसमें से मुझे बताओ कि कौन सा ऐसा विटामिन है जो हमारा वाटर सॉल्युबल है। तो हमारा वाटर सॉल्युबल विटामिन इसमें से कौन सा है, विटामिन सी है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, विटामिन सी। विटामिन सी का नाम क्या है, केमिकल नेम एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। क्या नाम है इसका, एस्कॉर्बिक एसिड। ए का था रेटिनॉल, डी का नाम था कैल्सीफेरॉल, ई का नाम था टोकोफेरॉल, ठीक है। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who discovered that malaria is caused by a particular type of mosquito? देखो मलेरिया को कौन कॉज करता है, प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम या मलेरिया जो है कौन सा मॉस्किटो इसको करता है, फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो जो होती है वो इसको क्या करती है, स्प्रेड करती है एक जगह से दूसरी जगह पर। और किसने डिस्कवर किया था कि सबसे पहले कि किस पर्टिकुलर टाइप ऑफ मॉस्किटो जो है इसकी वजह से मलेरिया होता है, तो वो सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था, इट वाज डिस्कवर्ड बाय रोनाल्ड रॉस, ठीक है। रोनाल्ड रॉस ने क्या किया था, उन्होंने डिस्कवर किया था कि ये स्प्रेड करते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of one of the following pairs of disease and nature is our
करेक्टली मैच, अब आपने इसमें से बताना है कि कौन सी डिजीज़ जो है उसकी नेचर के साथ करेक्टली मैच है। देखो स्कर्वी जो है वो न्यूट्रिशनल है, ठीक है, उसकी नेचर जो है वो न्यूट्रिशनल है। येस, अगर स्कर्वी जो होती है, अगर हमें न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो जाए तो उसकी वजह से क्या होती है, स्कर्वी हो जाती है। स्कर्वी जो है वो विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। नेक्स्ट है मलेरिया। मलेरिया क्या होता है, इट इज़ अ डीजेनरेटिव इन नेचर। मैंने लास्ट लेक्चर में भी आप लोगों को बताया था डीजेनरेटिव क्या होता है, कि हमारे सेल्स और टिश्यूज जो होते हैं वो डिटेरियोरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो उस कंडीशन को क्या बोला जाता है, डीजेनरेटिव। तो येस, मलेरिया जो है वो डीजेनरेटिव है। और हीमोफीलिया जो है वो हेरिडिटरी है। हीमोफीलिया हेरिडिटरी इसीलिए है क्योंकि ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास ऑन कर सकती है, तो इट इज़ इनहेरिटेड फ्रॉम वन पेरेंट टू देयर ऑफस्प्रिंग्स, तो ये हेरिडिटरी है। तो ये तीनों जो है ये सही है, तो इसके अकॉर्डिंगली ऑप्शन हमारा क्या आ जाएगा, 1, 2 एंड 3, ठीक है। क्यों? क्योंकि स्कर्वी जो है वो न्यूट्रिशनल इन नेचर है, मलेरिया जो है वो डिजेनरेटिव इन नेचर, और हीमोफीलिया जो है इट इज़ हेरिडिटरी इन नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नोजोकोमियल इन्फेक्शन इज़। देखो नोजोकोमियल इन्फेक्शन उसको बोला जाता है जब हम हॉस्पिटल्स में जाते हैं और वहाँ पर कोई इन्फेक्शन हो, उसके थ्रू अगर हमें इन्फेक्शन हो जाए, हमें कोई भी इन्फेक्शियस डिजीज़ हो जाए, तो उस इन्फेक्शियस डिजीज़ को बोला जाता है नोजोकोमियल इन्फेक्शन। तो नोजोकोमियल इन्फेक्शन इज एक्वायर्ड फ्रॉम नोज ऑफ ह्यूमंस, एक्वायर्ड फ्रॉम नेजल कैविटी ऑफ एनिमल्स, हॉस्पिटल एक्वायर्ड या एंडेमिक डिजीज। तो नोजोकोमियल इन्फेक्शन कौन सी है, इट इज़ हॉस्पिटल एक्वायर्ड, मतलब हॉस्पिटल के थ्रू जो इन्फेक्शन हमारी बॉडी में आ जाती है, दैट इज टर्म टू बी नोन एज, उसको एक पर्टिकुलर नाम दिया गया जिसको बोला जाता है नोजोकोमियल इन्फेक्शन, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्ट्स स्प्रेड्स काला अजर, ठीक है। काला अजर मैंने आपको बहुत बारी बोला, इसको लिशमानियासिस भी बोलते हैं, ठीक है। ये पैरासिटिक डिजीज है और इसका वेक्टर कौन है, इसका वेक्टर है हमारा सैंड फ्लाई, ठीक है। बाकी फ्रूट फ्लाई तो कोई डिजीज़ नहीं कॉज कर रही। सीसी फ्लाई जो है ये कॉज करती है ट्राइपैनोसोमियासिस, जिसको स्लीपिंग सिकनेस भी बोला जाता है, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, स्लीपिंग सिकनेस, ठीक है। और मस्कीटो जो है, मस्कीटो आपको पता है कि वो मलेरिया, डेंगू इन सब में, मतलब ये वाली डिजीज़ जो है इनको फैलाने में हेल्प करते हैं, या मतलब वही स्प्रेड करते हैं वाली डिजीज़ को। तो लेकिन हमें यहाँ पर काला अजर के लिए पूछा गया है, तो काला अजर कौन सा वेक्टर है उसके लिए, सैंड फ्लाई, ठीक है। लिशमानिया डोनोविनाई भी बोलते हैं, इसका साइंटिफिक नेम है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स इन ह्यूमन बॉडी एनलार्ज ड्यू टू ग्वाइटर। अब आपको बताना है कि ह्यूमन बॉडी में कौन सा ऐसा ग्लैंड है जो एनलार्ज हो जाता है जब उसको ग्वाइटर हो जाता है। देखो ग्वाइटर आपको पता है कैसी डिजीज़ होती है, जब यहाँ पर हमारा जो थ्रोट होता है ये स्वोलन हो जाता है, ठीक है। तो ये ग्वाइटर जो होती है कि डेफिशिएंसी की किसकी वजह से होती है, अगर हमारी बॉडी में आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाए उसकी वजह से क्या होता है, ग्वाइटर होता है। तो कौन से ग्लैंड में होता है, हमारे नेक में फ्रंट पार्ट में, हमारी स्किन के नीचे एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है जिसका नाम होता है थायराइड ग्लैंड। तो ये थायराइड ग्लैंड क्या करता है, जब ये स्वोलन हो जाता है तो ये कौन सी कंडीशन बन जाती है, हमारी ग्वाइटर, ठीक है। तो थायराइड ग्लैंड के एनलार्जमेंट की वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी में ग्वाइटर होता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड आपको पता है कि ये तो मास्टर ग्लैंड है हमारी बॉडी का। एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेडुला जो है ये क्या करते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं सेवरल हार्मोन्स हमारी बॉडी में, ठीक है। और एड्रिनल मेडुला जो है ये एड्रिनल ग्लैंड का इंटरनल पार्ट है, तो ये हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, तो इनका इसमें कोई रोल नहीं है। लेकिन जो हमारी बॉडी में ग्वाइटर जिसकी वजह से होते हैं, जिस ग्लैंड के एनलार्जमेंट की वजह से होता है, उसका नाम क्या है, थायराइड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वाउंड्स ऑफ फेस ब्लीड प्रोफ्यूजली बिकॉज। अब यहाँ पर बोल रहा है जो वाउंड्स, अगर आपके फेस पर कभी कोई कट लग जाए या कोई गहरी चोट आ जाए, या मतलब गहरी पे नहीं आए, अगर हल्की सी भी चोट आ जाए तो आपके फेस से बहुत ज़्यादा प्रोफ्यूजली मीन्स एक्सेस क्वांटिटी में ब्लीड होना स्टार्ट हो जाता है। क्यों, ऐसा क्यों होता है, बिकॉज ऑफ इट्स रिच वेस्कुलरिटी, इट इज़ क्लोज टू हार्ट, इट्स स्किन इज सॉफ्ट ड्यू टू फास्ट कंट्रैक्शन ऑफ फेशियल मसल। बोल रहे हैं कि किस वजह से होता है, क्या उसकी रिच वेस्कुलरिटी की वजह से होता है, या वो हार्ट के क्लोज होता है इस वजह से होता है। हार्ट के क्लोज तो है नहीं, उसकी स्किन की जो फेस की स्किन है वो बड़ी सॉफ्ट होती है, उसकी वजह से ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, या ज़्यादा जल्दी हमारी फेशियल मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो उसकी वजह से होता है। देखो क्या होता है, हमारे फेस पे बहुत छोटी छोटी जो होती है ना ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। पतली पतली माइन्यूट छोटी छोटी
ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है। अगर कोई कट लग जाए तो मतलब आपको पता है कि ब्लड वेसल में अगर कट लग जाए तो वहाँ से खून जो होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में निकलना स्टार्ट हो जाता है। तो मतलब क्या है कि हमारे फेस से ज़्यादा खून, अगर हमें कोई इंजरी हो जाए तो ज़्यादा खून इसलिए निकलता है बिकॉज ऑफ इट्स रिच वेस्कुलरिटी। रिच वेस्कुलरिटी क्या है? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ मेनी ब्लड वेसल्स ओवर देयर, ठीक है, बहुत ज़्यादा ब्लड वेसल्स वहाँ पर प्रेजेंट होती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे फेस से ज़्यादा ब्लीडिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। आपको बताना है इनमें से ऐसी कौन सी डिजीज है जो बैक्टीरिया कॉज करता है। देखो चिकन पॉक्स जो है इट इज़ अ वायरल डिजीज विच इज कॉज्ड बाय वेरिसेला जोस्टर वायरस, ठीक है। कौन कॉज करता है इसको? वेरिसेला जोस्टर वायरस, ठीक है। पोलियोमाइलिटिस जो है, पोलियोमाइलिटिस एक इटसेल्फ वायरस जो पोलियो कॉज करता है। इन्फ्लुएंजा भी जो है ये वायरस है। तो टीबी जो है ये कौन कॉज करता है? इट इज कॉज बाय अ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई, ठीक है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई, जो क्या कॉज करता है? बैक्टीरियल डिजीज जो है टीबी। बाकी ये जितनी भी डिजीजेज हैं इट इज कॉज बाय अ वायरस। हमें यहाँ पर पूछा गया कि बैक्टीरियल डिजीज कौन सी है, तो वो कौन सी है? टीबी, ठीक है, वो कौन सी है? टीबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मलेरिया इज पेरिनिशियस मलेरिया। देखो पेरिनिशियस मलेरिया में क्या होता है कि आपको पता है कि हमारी बॉडी से आरबीसी काउंट जो होता है वो ख़त्म होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, मतलब ब्लड काउंट जो होता है वो ख़त्म होने लगता है हमारी बॉडी में। और पेरिनिशियस एक हमने कंडीशन पढ़ी थी पेरिनिशियस अनीमिया, जो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से होता था, ठीक है। तो हमें यहाँ पर पूछा गया पेरिनिशियस मलेरिया क्या है। पेरिनिशियस मलेरिया में क्या है कि स्वेयर इन्फेक्शन हो जाती है। मलेरिया क्या होता है? दो टाइप का होता है, एक होता है बेनाइन, ठीक है, एक होता है मैलिग्नेंट। बेनाइन जो होता है उसमें इतनी सीरियस इन्फेक्शन नहीं होती है, ठीक है, इतनी स्वेयर इन्फेक्शन नहीं होती है। लेकिन मैलिग्नेंट टाइप में क्या होता है? बहुत सीरियस इन्फेक्शन हो जाती है, बहुत स्वेयर इन्फेक्शन होती है, ठीक है। उसमें चांसेस भी जो है इंसान के बचने के भी थोड़े मुश्किल हो जाते हैं। तो जब स्वेयर इन्फेक्शन यानी पेरिनिशियस मलेरिया क्या होगी? स्वेयर इन्फेक्शन, तो वो किस टाइप ऑफ मलेरिया की वजह से कॉज होती है? इट इज कॉज बाय द मैलिग्नेंट मलेरिया, ठीक है। ये कोई टाइप्स नहीं है उसकी। ये प्लाज्मोडियम विवैक्स जो है, हमारे को पता है कि मलेरिया जो होता है उसके 4 प्लाज्मोडियम्स होते हैं, ठीक है। मलेरिया के जो 4 प्लाज्मोडियम्स हैं वो कौन से हैं? प्लाज्मोडियम विवैक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम। मलेरिया जो है वो प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम की वजह से ही कॉज होता है, और एक होता है मलेरियाए, ठीक है। तो यहाँ पर हमें पूछा है कि पेरिनिशियस मलेरिया की बात की है, तो पेरिनिशियस मलेरिया जो है वो मैलिग्नेंट मलेरिया होता है, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा मैलिग्नेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वीकनिंग ऑफ बोन्स। अब बोल रहा है कि कौन से एलिमेंट की अगर डेफिशिएंसी हो जाए हमारी बॉडी में तो हमारी बोन्स जो हैं वो वीक हो जाएंगे, मतलब उनमें स्ट्रेंथ नहीं रहेगी। तो क्या वो कैल्शियम है, फॉस्फोरस है, नाइट्रोजन है या कार्बन है? तो उसका आंसर क्या आएगा? देखो हमारी बॉडी में कैल्शियम और फॉस्फोरस की वजह से जो हमारी बोन्स हैं, टीथ है, वो क्या होती है? स्ट्रेंथन होते हैं। तो किसकी वजह से होगा? विद द हेल्प ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस है। अगर ये हमारी बॉडी में किसके लिए यूज़ होते हैं, मतलब कैल्शियम और फॉस्फोरस से हमारी बॉडी में बोन्स और टीथ जो है हमारे स्ट्रेंथन होते हैं। अगर इनकी कमी हो जाए तो हमारी जो बोन्स हैं वो क्या हो जाएंगी? वीक हो जाएंगी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अमंग फॉलोइंग विच इज़ द हाईएस्ट सोर्स ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड आपको पता है कि यानी कि विटामिन सी, ठीक है। तो इनमें से किस सोर्स में, यानी एप्पल में, बीन में, कैरेट में या गावा में, हमें बताना है कि किस में ज़्यादा क्वांटिटी में हमें विटामिन सी मिलता है। तो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में विटामिन सी हमें कहाँ मिलता है? गावा में मिलता है, ठीक है। एप्पल इज रिच इन आयरन, बीन्स आर ऑल्सो रिच इन प्रोटीन्स, और कैरेट जो है वो हमें विटामिन ए से मिलता है। तो विटामिन सी से हमें क्या मिलता है? हाईएस्ट सोर्स जो है विटामिन सी का वो कौन सा है? गावा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग कोड्स गिवन बिलो। अब हमें बताना है कि लिस्ट 1 में इन्होंने दिया न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी,
मतलब डिजीज़ बताइए कि कुछ न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी की वजह से कौन सी डिजीज़ होती है, और लिस्ट में बताया कि उसकी डेफिशिएंसी से डिजीज़ कौन सी कॉज हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पर बोला है पहला आयोडीन, ठीक है। आयोडीन जो है उसकी अगर डेफिशिएंसी हो जाए हमारी बॉडी में, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि आयोडीन की डेफिशिएंसी से क्या होता है, हमारी बॉडी में गोइटर हो जाता है, ठीक है। गोइटर कहाँ पर होता है, थायराइड ग्लैंड में होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आयरन। आयरन की कमी की वजह से क्या होता है, देखो यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक है पेरिनिशियस, एक है माइक्रोसेटिक, ठीक है। यहाँ पर आगे अनीमिया भी होगा, ठीक है, यहाँ पर आप ऐड कर लेना, यहाँ अनीमिया भी होगा। आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से क्या होता है, माइक्रोसिटिक अनीमिया, ठीक है। माइक्रोसिटिक अनीमिया क्या होता है, जब आरबीसीज जो होते हैं, जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं हमारी बॉडी में, जब उनका जो साइज है वो स्मॉलर होता है यूजुअल आरबीसीज से, उस कंडीशन को क्या बोला जाता है, माइक्रोसिटिक अनीमिया, ठीक है। और माइक्रोसिटिक अनीमिया यानी आरबीसीज का जो साइज है वो स्मॉलर किस केस में होता है, अगर हमारी बॉडी में आयरन की कमी हो तो क्या होता है, हमें माइक्रोसिटिक अनीमिया होता है, ठीक है। क्या होता है, माइक्रोसिटिक अनीमिया होता है। और नेक्स्ट है नायासिन। नायासिन इज व्हाट, विटामिन B3। इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है, पेलेग्रा, ये हम काफ़ी बार पढ़ चुके हैं। और विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से हमें क्या होता है, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से हमें होता है पेरिनिशियस अनीमिया। और ये पेरिनिशियस अनीमिया क्या है कि जब हमारी बॉडी एनफ क्वांटिटी में आरबीसीज को एब्जॉर्ब नहीं कर पाए, किसकी वजह से, विटामिन B12 की कमी की वजह से, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, पेरिनिशियस अनीमिया। तो अब हम इसमें चूज करेंगे कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन हम देखेंगे क्या है इसमें। हमने देखा था कि आयोडीन की कमी की वजह से क्या हो रहा है, गोइटर यानी 3, देखेंगे 3 कहाँ पर है, यहाँ 3 है, बाकी किसी में है नहीं है। तो अकॉर्डिंगली कभी कभी ऑप्शंस के हिसाब से भी क्वेश्चन ठीक हो जाता है, हमारा सही ऑप्शन हम मार्क कर पाते हैं। तो यहाँ पर ही 3 है, बाकी हम देख लेंगे कि आयरन की डेफिशिएंसी से क्या होता है, माइक्रोसिटिक अनीमिया, यस B का 1। नायासिन की डेफिशिएंसी से पेलेग्रा, यस 4। और विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से पेरिनिशियस अनीमिया, एंड इट इज D। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या आएगा, 3, 1, 4, 2, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर्स यूज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक है। ईसीजी करवाया जाता है जब समटाइम्स क्या होता है, इंसान किसी पेशेंट को हार्ट प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, तो सबसे पहले उसको रिकमेंड किया जाता है यू शुड डू अ ईसीजी, ठीक है। तो ईसीजी क्या है, ईसीजी की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो ये क्यों किया जाता है, टू एस्टिमेट द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप बाय द हार्ट पर मिनट। क्या ये इसलिए किया जाता है कि हम वॉल्यूम जान सकें कि ब्लड कितना हार्ट को पंप कर रहा है, ठीक है। डिटेक्ट चेंजेस इन द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इन द हार्ट ड्यूरिंग इट्स कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। हाँ, क्या हम उसको ईसीजी को इसलिए करते हैं ताकि हम चेंजेस डिटेक्ट कर पाएँ कि जो उसकी कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो हार्ट मसल्स कर रहे होते हैं उसके डिटेक्शन के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है डिटरमिन द चेंजेस इन द साउंड पैटर्न ड्यूरिंग ओपनिंग एंड क्लोजर ऑफ वैल्व्स। तो क्या हम जो साउंड पैटर्न में चेंजेस होते हैं उनके लिए यूज़ करते हैं। या कंपेयर द साउंड वेव्स रिजल्टिंग फ्रॉम वाइब्रेशन प्रोड्यूस्ड बाय कार्डियक मसल्स ड्यूरिंग पंपिंग ऑफ हार्ट। ये साउंड वेव्स को कंपेयर करने के लिए करते हैं, नहीं। हम क्यों करते हैं, हम जो डॉक्टर्स हैं वो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इसलिए करते हैं ताकि वो चेंजेस जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में जो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन जब हमारे हार्ट मसल्स की होती है उस दौरान जो चेंजेस डेवलप हो रही होती है उसके लिए क्या किया जाता है, ईसीजी किया जाता है। तो हम क्या करते हैं, डिटेक्ट चेंजेस इन द इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस इन द हार्ट ड्यूरिंग इट्स कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इन्वेंटेड द वैक्सीनेशन फॉर स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स के लिए वैक्सीन जो है वो सबसे पहले किसने इन्वेंट की थी, तो इट वाज इन्वेंटेड बाय एडवर्ड जेनर, ठीक है। जो एफ बेंटिंग थे ये इंसुलिन से रिलेटेड थे, फ्लेमिंग जो थे ये पेनिसिलिन इन्होंने डिस्कवर की थी, लुइस पास्चर जो है वो वैक्सीनेशन से थे लेकिन उन्होंने किसकी की थी, कॉलरा, इसकी इन्होंने जो वैक्सीन है लुइस पास्चर ने जो है वो वैक्सीन इन्वेंट की थी, लेकिन स्मॉल पॉक्स की नहीं की थी। स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन किसने इन्वेंट की थी, इट वाज इन्वेंटेड बाय एडवर्ड जेनर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड इंस्टेंट एनर्जी। अब ये तो ऐसा क्वेश्चन है कि मुझे लगता है ये बिना ऑप्शंस के भी आपको आना चाहिए। तो कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो हमें इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है, इट इज ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज हमें क्या करता है, इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है।
विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल, ये सारे जो हैं ये मिनरल हैं, सोडियम, सल्फर, ब्रोमीन, आयोडीन, इसमें से पूछा गया है कि ऐसा कौन सा मिनरल है जो एसेंशियल है हमारे हार्ट बीट को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, तो हमारी हार्ट बीट को कंट्रोल करने के लिए जो मिनरल एसेंशियल है उसका नाम है सोडियम। ठीक है, उसका नाम क्या है? सोडियम। अब सोडियम हमें कैसे हेल्प करता है? देखो, सल्फर, ब्रोमीन और आयोडीन का कोई काम नहीं है हार्ट के केस में। आयोडीन आपको पता है कि हमारे गोइटर ग्लैंड के साथ, मतलब गोइटर के साथ रिलेटेड है, थायराइड ग्लैंड के साथ रिलेटेड है, उसकी अगर एनलार्जमेंट हो जाए तो गोइटर हो जाती है। लेकिन सल्फर और ब्रोमीन का एज सच हार्ट कंट्रोल में कोई इशू नहीं है और हमारी बॉडी में भी एज सच कोई रोल नहीं है। तो सोडियम का क्या रोल है हमारे हार्ट बीट को कंट्रोल करने में? जो सोडियम होता है, अगर सोडियम की कंसनट्रेशन हमारी बॉडी में इंक्रीज हो जाए तो वो हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं उनको नैरो कर देती है और स्टिफ कर देती है। ठीक है, जब वो उनको नैरो और स्टिफ कर देती है तो उससे क्या होता है, हमारा हार्ट जो है वो तेज़ी से ब्लड पंप करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो वो जब तेज़ी से ब्लड पंप करना स्टार्ट कर देता है तो हमारी जहाँ जहाँ हमारी बॉडी को जिस जिस पार्ट में ऑक्सीजन चाहिए होती है वो वहाँ तक उसको ऑक्सीजन पहुँचा देता है। ठीक है, तो सोडियम की कंसंट्रेशन की वजह से क्या होती है, हमारी हार्ट बीट कंट्रोल होती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा? सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द लिस्ट। ठीक है, अब आपको लिस्ट मैच करनी है, आपको बताना है कि कौन सा किस में रोल प्ले करता है। पहला है EEG। ठीक है, EEG की फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी। ठीक है, क्या है? इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी। ठीक है, नेक्स्ट है ECG। अभी हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। ठीक है, नेक्स्ट है EOG। EOG क्या है हमारा? इलेक्ट्रो ऑक्यूलोग्राफी। ठीक है, और नेक्स्ट है EMG। EMG है हमारा इलेक्ट्रो मायोग्राफी। ठीक है, अब हमने बताना है कि EEG से क्या होता है, ECG से क्या होता है, EOG से क्या होता है और EMG से क्या होता है। देखो, EEG जो है ये क्या करता है? इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी। एन्सेफलो जो टर्म है, आपको पता है एन्सेफली हमने बड़ी बारी पढ़ा लास्ट लेक्चर्स में, तो ये टर्म जो है ये ब्रेन के साथ रिलेटेड है। तो ये ऐसी एक टेक्निक है जिससे हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है ब्रेन की उसको टेस्ट कर सकते हैं। तो EEG से हम क्या टेस्ट करेंगे? ब्रेन को। ठीक है, ब्रेन की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। नेक्स्ट है ECG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। वो हमने पीछे ही पढ़ा कि उसमें हम हार्ट इम्पल्स जो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की हमारे हार्ट मसल्स की उसको देखते हैं। तो कार्डियो जो टर्म है वो है ही किससे रिलेटेड है? हार्ट से रिलेटेड है। जैसे एन्सेफेली जो टर्म है वो किससे रिलेटेड है? वो ब्रेन से रिलेटेड है। वैसे कार्डियो जो है वो किससे रिलेटेड है? हार्ट से रिलेटेड है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रो ऑक्यूलोग्राफी। ये एक ऐसी टेक्निक है जो हमारी रेटिनो ऑर्बिटल यानी कि हमारी आंखों को अगर कोई प्रॉब्लम होती है, ठीक है, हमारी फ्रंट आई और बैक आई के बीच में जो टेस्ट होता है रेटिनो ऑर्बिटल जिसको हम बोलते हैं, उसको उसकी चेंजेस अगर हमें उसको टेक्निक को उस टेस्ट को क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रो ऑक्यूलोग्राफी। मतलब इसका क्या मतलब है कि इलेक्ट्रोग्राफी क्या है कि हमारे जो कॉर्नियल रेटिना है ना उसको मेजर करने के लिए, ठीक है, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई है उस टेक्निक को आइडेंटिफाई करने के लिए, उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या किया जाता है? EOG किया जाता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमायोग्राफी। इलेक्ट्रोमायोग्राफी क्या है? इससे हम क्या करते हैं? अपने मसल्स की हेल्थ को डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, हमारे मसल्स ठीक हैं या ख़राब हैं, उसकी मसल्स की हेल्थ को देखने के लिए हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रोमायोग्राफी करते हैं। तो EOG इज़ रिलेटेड टू आई एंड EMG इज़ रिलेटेड टू मसल्स। ठीक है, तो क्या आंसर आएगा इसका? EEG का है ब्रेन A यानी 3। देखो यहाँ पर पहले ही आ गया क्योंकि 3 के अलावा कोई है ही नहीं। ECG इज़ 4। ठीक है, उसके बाद EOG I C 2 EMG 1। ठीक है, तो इसका आंसर करेक्ट क्या आएगा? 3 4 2 1 यानी बी ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, रेगुलर इनटेक ऑफ फ्रेश फ्रूट्स and vegetables is recommended in the diet since they are a good source of antioxidants, help a person to maintain health and promote longevity.
ठीक है। कहते हैं कि रेगुलर इनटेक फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की क्यों एक पर्सन को रिकमेंड की जाती है, क्योंकि सबसे पहले तो ये क्या करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स का एक गुड सोर्स है हमारी बॉडी में, ऑक्सीडेंट्स प्रोड्यूस होने नहीं देते हैं और एक पर्सन को हेल्प करते हैं कि वो प्रमोट कर सके हेल्थ और लॉन्गेविटी को। ठीक है, तो क्या रोल है इनका, दे एक्टिवेट द एंजाइम्स नेसेसरी फॉर विटामिन सिंथेसिस इन द बॉडी एंड हेल्प प्रिवेंट विटामिन डेफिशिएंसी। क्या ये विटामिन डेफिशिएंसी के काम आते हैं? सिर्फ इनका यही काम तो नहीं है। दे प्रिवेंट एक्सेसिव ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ये क्या करते हैं, जो एक्सेसिव ऑक्सीडेशन होती है कार्बोहाइड्रेट्स की, फैट्स की, प्रोटीन्स की बॉडी में, तो उनको भी अवॉइड करते हैं और अननेसेसरी वेस्टेज जो होती है एनर्जी की उसको भी अवॉइड करते हैं। तो सिर्फ यही रोल भी नहीं है, मतलब ये रोल नहीं है इनका। ठीक है, तो दे न्यूट्रलाइज द फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस इन द बॉडी ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म। दे एक्टिवेट सर्टन जीन्स इन द सेल्स ऑफ द बॉडी एंड हेल्प डिले द एजिंग प्रोसेस। तो ये तो है ही नहीं, इसका जीन्स में साथ तो कोई रोल नहीं है। तो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का क्या काम है, जो फ्री रेडिकल्स होते हैं हमारी बॉडी में, जो हमारी जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं हमारी बॉडी में, आपको पता है कि मेटाबॉलिक रिएक्शन में क्या होता है, एक फ्री रेडिकल हमेशा जाकर किसी भी कंपाउंड के साथ जाकर जुड़ जाता है और हमारी रिएक्शन स्टार्ट हो जाती हैं। तो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का क्या काम है, ये उन जो फ्री रेडिकल्स होते हैं उनको न्यूट्रलाइज करते हैं और हमारी बॉडी में उनको प्रोड्यूस करते हैं। किस टाइम, जब मेटाबॉलिक रिएक्शंस हमारी बॉडी में हो रही होती है उस टाइम, सो दैट कि हमारी हेल्थ जो है वो क्या रहे, स्टेबल रहे। ठीक है, तो क्या काम है इनका, दे न्यूट्रलाइज द फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, A company marketing food products advertises that its item do not contain trans fats। देखो ट्रांस फैट्स क्या होते हैं, ट्रांस फैट्स वो फैट्स होते हैं वर्स्ट टाइप ऑफ फैट्स। ठीक है, जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही अनसेचुरेटेड फैट्स और हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा गंदे हैं। ये हमारी हेल्थ को ख़राब करते हैं, डिटोरेट करते हैं। अगर हम इनको लार्ज क्वांटिटी में ले तो विल गेट सिक। तो ट्रांस फैट्स है, तो इन्होंने इस क्वेश्चन में बोला है कि एक कंपनी जो है वो अपने फूड प्रोडक्ट्स जो है उसको मार्केटिंग कर रही है और फिर बता रही है कि उसमें ट्रांस फैट्स नहीं है। तो व्हाट डज दिस कंपनी सिग्निफाई टू द कस्टमर्स, वो अपने कस्टमर्स को क्या बताना चाहती है इसके अकॉर्डिंगली, मतलब जब उसने अपनी मार्केटिंग में ये लिखा है कि इसमें ट्रांस फैट्स नहीं है तो उसके अकॉर्डिंगली वो क्या बताना चाहती है अपने कस्टमर्स को। द फूड प्रोडक्ट्स आर नॉट मेड ऑफ हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स। वो बोल रही है कि जो फूड प्रोडक्ट्स हैं वो हाइड्रोजनेटेड ऑयल से नहीं बने हैं। हाइड्रोजनेटेड ऑयल मीन्स हाइड्रोजन की कॉम्बिनेशन के साथ जब हम उनको क्या करते हैं, मिक्सअप करते हैं और ऑयल्स को ज़्यादा बनाते हैं तो उसमें ट्रांस फैट्स जो होते हैं वो जनरेट होते हैं, तो वो हमारी हेल्थ के लिए ठीक नहीं होते हैं। तो वो बता रहा है कि एक तो इसमें क्या है, हाइड्रोजनेटेड जो है हाइड्रोजनेटेड ऑयल से नहीं बना है। ठीक है, तो ठीक है, अगर हाइड्रोजनेटेड ऑयल से बना होता मीन्स उसमें ट्रांस फैट्स हैं तो वो हमारी हेल्थ के लिए क्या है, खराब है। तो नेक्स्ट है, द फूड प्रोडक्ट्स आर नॉट मेड आउट ऑफ एनिमल ऑब्लिक फैट ऑयल। दूसरा ये बता रहा है कि जो फूड प्रोडक्ट्स हैं ना तो वो किसी एनिमल ऑयल से बने ना फैट ऑयल से बने। अगर एनिमल ऑयल और फैट ऑयल से भी बने होते तो उसमें क्या होता है, मतलब हाइड्रोजनेशन हुई होती है, यानी कि उसमें ट्रांस फैट्स होते हैं। द ऑयल्स यूज आर नॉट लाइकली टू डैमेज द कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ ऑफ द कंज्यूमर्स। ठीक है, और ये इससे बताना चाहते हैं कि जो ऑयल इसमें यूज़ हुआ है वो ऐसा ऑयल है जो आपकी हेल्थ के लिए, आपकी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ यानी आपके हार्ट के लिए ठीक है, उसके लिए ख़राब नहीं है। तो यस, वो यही बताना चाहते हैं, अगर एक कंपनी ऐसा बोल रही है कि मेरे प्रोडक्ट्स में ट्रांस फैट्स नहीं है, ठीक है, तो वो यही बता रही है कि एक तो उसका प्रोडक्ट जो है वो हाइड्रोजनेटेड ऑयल से नहीं बना है। ठीक है, दूसरा वो ये भी इंडिकेट कर रही है कि उसमें फैट ऑयल या एनिमल ऑयल कोई भी नहीं है। ठीक है, तीसरा वो ये भी बता रही है कि जो ये ऑयल है, जो हमने ये प्रोडक्ट बनाया है, ये आपकी हार्ट हेल्थ के लिए ठीक है, उसके लिए ख़राब नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन क्या सही रहेगा, 1, 2 एंड 3 तीनों रहेगा, क्योंकि अपनी मार्केटिंग के थ्रू ये तीनों चीज़ें कन्वे कर रही है अपने कस्टमर्स को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वायरस ऑफ बर्ड फ्लू इज ऑल्सो नोन एज, जो वायरस होता है बर्ड फ्लू का उसको क्या बोला जाता है, क्या उसको NH51 बोला जाता है, NH15। देखो ये तो नेशनल हाईवे आ गए तो ये दोनों तो होंगे नहीं। जो N1H5 वायरस होता है ये क्या कॉज करता है, इन्फ्लुएंजा। ठीक है, ये क्या कॉज करता है, इन्फ्लुएंजा। तो जो बर्ड फ्लू का वायरस है उसको H5N1 वायरस बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, इट इज ऑल्सो नोन बाय द नेम एवियन इन्फ्लुएंजा। क्यों, क्योंकि एवियन जो है वो टर्म किसके लिए यूज़ की जाती है, बर्ड्स के लिए यूज़ की जाती है। एवियन जो है वो साइंटिफिक टर्म है बर्ड्स के लिए। तो H5N1 वायरस जो है उसको किस नाम से जाना जाता है, बर्ड फ्लू के नाम से जाना जाता है, जिसको और भी एवियन इन्फ्लुएंजा के नाम से भी जाना जाता है। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी द डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स ऑयल्स इज एसेंशियल इन स्मॉल क्वांटिटीज फॉर डेवलपमेंट ऑफ हेल्दी टीथ बट कॉजेज मॉटलिंग ऑफ द टीथ इफ कंज्यूम्ड इन हायर क्वांटिटीज। तो अब इसमें बताया कि हायर क्वांटिटीज में क्या चाहिए आपकी बॉडी को,
ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं बहुत बार, मैं इस पर इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी। तो फ्लोराइड कंटेंट अगर हमारी बॉडी में इंक्रीज हो जाए तो हमारे दांत जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, केल्प इज, ठीक है, केल्प क्या है? क्या केल्प एक सल्फाइड मिनरल है और आयरन का पार्शियली डिकम्पोज्ड वेजिटेशन है, सीवीड रिच इन आयोडीन कंटेंट या एल्यूमिनियम सिलिकेट मिनरल? ठीक है, तो केल्प क्या है? एक लार्ज ब्राउन प्लांट है, ठीक है, वो हमें कहाँ पर मिलते हैं? सी में मिलता है। सी में ये ग्रो होता है, तो इससे क्या होता है? ये यूज़फुल होता है हमारे लिए कुछ फूड्स में और मेडिसिन में, ठीक है। तो केल्प क्या है? इट इज़ अ सी वीड रिच इन आयोडीन कंटेंट। केल्प क्या है? एक ऐसा लॉन्ग ब्राउन प्लांट है जो सी में ग्रो होता है, और इसमें किसकी ज़्यादा कंटेंट होता है? आयोडीन का ज़्यादा कंटेंट होता है इसके बीच में, और ये क्या करता है? हमारे कुछ फूड्स और मेडिसिन में हेल्प करता है, ठीक है, यूज़ किया जाता है हमें उसमें। तो केल्प क्या है? इट इज़ अ सीवीड रिच इन आयोडीन कंटेंट। नेक्स्ट है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इज एसोसिएटेड विद द डिस्कवरी ऑफ। अब ये हम सबको पता है कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है वो किसकी डिस्कवरी के साथ एसोसिएटेड थे? ही वॉज एसोसिएटेड विद द डिस्कवरी ऑफ पेंसिलिन। लॉज ऑफ हेरिडिटी, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, ट्यूबरकुलोसिस, इसके साथ अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का कोई रोल नहीं था। उनका किस में रोल था? उन्होंने पेंसिलिन की डिस्कवरी की थी। पेंसिलिन क्या है? एक एंटीबायोटिक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज कैथारिसिस, ठीक है। अब ये इसका आंसर में ही बताया जाएगा कि कैथारिसिस क्या है। मैं फिर आपको बताती हूँ कैथारिसिस क्या है। क्या हम पहले इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। क्या ये एक बर्ड है न्यूजीलैंड में, एक वाइल्ड एनिमल है, एक इमोशनल रिलीज है, या एक करेक्टर है एक ग्रीक ड्रामा का? देखो, कैथारिसिस एक ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पर हम अपना इमोशनल ब्रेकडाउन हो जाते हैं, ठीक है, मतलब इमोशनल रिलीज होता है। जितना भी आपके अंदर जो भी घुटन होती है, कुछ भी होता है, आप उस सब को बाहर निकालते हो एज इन कि आप उसको बोलते हो, और उस इमोशनल रिलीज कंडीशन को क्या बोला जाता है? इट इज टर्म टू बी नोन बाय द नेम इमोशनल रिलीज, दैट इज कैथारेसिस, ठीक है। तो कैथारेसिस एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें आप अपनी अंदर की घुटन, अपने अंदर की सफोकेशन जो होती है, वो सारी अपने इमोशंस जो होते हैं उनको रिलीज करते हो, दैट इज टर्म टू बी नोन एज कैथारेसिस। तो कैथारेसिस क्या है? इट इज अ इमोशनल रिलीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है फीमेल एनोफ्लीस मॉस्किटो इज द वेक्टर ऑफ। अब देखो, फीमेल एनोफ्लीस मॉस्किटो जो है वो किसकी वेक्टर है? ये हमने पहले भी देखा था। एनोफ्लीस मॉस्किटो जो है वो किसकी वेक्टर है? इट इज़ द वेक्टर ऑफ मलेरिया। मलेरिया को जो स्प्रेड करती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, तो वो कौन करती है? मलेरिया को फीमेल एनोफ्लीस मॉस्किटो। और जो मलेरिया होता है वो कौन सा प्लाज्मोडियम कॉज करता है? इट इज कॉज बाय प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम। नेक्स्ट है फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो इज वेक्टर ऑफ। अब नेक्स्ट है जो क्यूलेक्स मॉस्किटो है वो किसको कॉज करती है? तो क्यूलेक्स मॉस्किटो जो है वो किसकी वेक्टर है? इट इज़ द वेक्टर ऑफ फिलेरियासिस, ठीक है। फिलेरियासिस जो है ये एक पैरासिटिक वर्म के थ्रू जो कंडीशन मतलब डिजीज़ है स्प्रेड की जाती है, लेकिन इसको वेक्टर जो ट्रांसमिट करता है यहाँ से वहाँ, वो कौन करती है? फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो करती है। मलेरिया को हमने देखा कौन करती है? फीमेल एनोफ्लीस मॉस्किटो करती है। डेंगू को एडिस इजिप्टाई करता है। रिंगवॉर्म जो है ये पैरासिटिक डिजीज़ है, ठीक है। तो फिलेरियासिस जो है ये भी एक पैरासिटिक डिजीज़ है, लेकिन इसका वेक्टर होता है, वेक्टर कौन है इसका? क्यूलेक्स मॉस्किटो। नेक्स्ट क्वेश्चन माल फंक्शन ऑफ विच ऑर्गन कॉजेज डायबिटीज़। माल फंक्शन ऑफ विच ऑर्गन कॉजेज डायबिटीज़ का क्या मतलब है कि अगर हमारी बॉडी में डायबिटीज़ हो जाती है तो कौन से ऑर्गन पर इफेक्ट पड़ता है सबसे ज़्यादा? कौन सा ऑर्गन जो है उसकी फंक्शनिंग जो होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो वो कौन सा है? इट इज़ कॉज ड्यू टू द माल फंक्शन ऑफ पेनक्रियाज। पेनक्रियाज की माल फंक्शनिंग हो जाती है तो उससे क्या होता है? डायबिटीज़ होती है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही काफ़ी है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और MCQs के साथ आएंगे एंड विल डिस्कस ओवर देयर। ओके, थैंक यू, बाय बाय।